आप उन्हें भूत कहो, प्रेत कहो या आत्माएं कहो, आप उन्हें चाहे जो कहो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह जिसने अनुभव किया है वो भी आपको ठीक से बता नहीं सकता कि वो आखिर क्या होता है। वो बस एक मामूली सा साधारण सा अनुभव नहीं होता है। मौत आपके सामने खड़ी होती है और शायद आपका नसीब अच्छा होता है कि वो बस आपको छूकर निकल जाती है, या फिर आप जिन्हें भूत प्रेत समझते हैं वो आपको उस एक पल में उस दर्द का, उस तकलीफ का एहसास दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने उनके आखिरी पलों में या फिर शायद जिंदगी भर सहा है। वो दर्द जिसे हम जीते जी महसूस करने से डरते हैं। भूत क्या होता है? असल में बीता हुआ वक्त ही तो होता है, या गुजरा हुआ कल। लेकिन किसी इंसान का यही बीता हुआ कल इतना खौफनाक हो सकता है कि वो तुम्हें डरा दे। कभी कभी वही किसी का बीता हुआ कल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेरा नाम मोहित है और मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। साल 2012। उस वक्त मैं बीटेक के सेकंड ईयर में था। मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे और छुट्टियां शुरू हो गई थी। तब मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। मुझे हॉरर फिल्में बहुत ज्यादा पसंद थी। असल में फिल्में बनाना चाहता था, सीखना चाहता था। तो तब मैंने पहले ही तय कर लिया था कि छुट्टियां शुरू होते ही मैं मेरे चाचा के पास चला जाऊंगा। मेरे चाचा तब मुंबई में रहा करते थे। मुंबई, जिसे लोग माया नगरी भी कहते हैं। मेरे चाचा उस वक्त फिल्म सिटी में टेक्नीशियन का काम किया करते थे। उनका बेटा सोनू भी उनके साथ रहकर फिल्म से जुड़ी चीजें सीख रहा था। वो भी लगभग मेरी ही उम्र का था। जब भी सोनू कैमरा, एंगल, लाइटिंग, शॉट कंपोजिशन, ऐसी सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करता तो मुझे उन सब चीजों को जानने में बड़ी उत्सुकता होती थी और मैं बस निकल पड़ा चाचा के घर के लिए। मैं पहली बार दिल्ली से इतनी दूर जा रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो जो आज तक मैंने टीवी में, फिल्मों में देखा था उसे मैं मेरे सामने होते देखने वाला था। वो दिन क्या था मुझे ठीक से याद नहीं। मैं दूसरे दिन शाम को 4 बजे मैं मुंबई पहुंचा। चाचा का लड़का सोनू मुझे स्टेशन पर लेने आया था। घर पहुंचने के बाद सोनू ने मुझे फिल्म और शूट से जुड़ी काफी सारी बातें बताई। मुझे उसकी फिल्म और टेलीविजन कलाकारों के साथ खिंचाई हुई कई सारी तस्वीरें दिखाई। वो तस्वीरें मुझ में और भी उत्सुकता पैदा कर रही थीं। ये मेरा वह पहला दिन था, पर जिस दिन मैं उस घटना का शिकार हुआ था वो दिन आना अभी भी बाकी था। मेरा पहले दिन काफी अच्छे से गुजरे। कुछ एक हफ्ता बीत गया। उस बीच मैं 3-4 बार फिल्म सिटी जाकर आया। कुछ लोगों से मिला, बहुत सी चीजें देखी और सीखी भी। कैमरा लेंस कैसे लगाया जाता है, कैमरे शॉट्स क्या होते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं सीख रहा था और मैं समझ रहा था। पर शायद उन 2-4 दिनों में ही मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं कोई फिल्म का डायरेक्टर बन चुका हूं। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मैंने डर को बहुत करीब से जाना था। वो शनिवार की रात थी। चाचा उस दिन देर रात किसी प्रोजेक्ट के काम की वजह से बाहर ही रुकने वाले थे। मैं और सोनू, हमने हमेशा की तरह रात का खाना खत्म किया और यही करीबन 10 या 10:30 बजे उनके बिल्डिंग के आसपास टहलने के लिए निकल पड़े। टहलते टहलते मैंने एक ढाबे से कुछ 3 या 4 सिगरेट ले ली और सोनू से कहा, यार किसी ऐसी जगह ले चलो जहां एकदम शांत हो, जहां जाने पर एकदम मस्त लगे। तो उसने कहा, चल आज तुझे मैं मेरी एक खास जगह दिखाता हूं। और इतना कहते ही हम वहां जाने के लिए निकल पड़े। कुछ 10 मिनट चलने के बाद हम एक ऊंची दीवार के सामने खड़े थे। 7 से 8 फीट ऊंची दीवार। मैं उस दीवार को देख ही रहा था कि सोनू ने कहा, इस दीवार को पार कर अंदर जाना होगा। और उसके इतना कहते ही मैं दीवार छड़कर दीवार के ऊपर बैठ भी गया। मेरा जोश देखकर सोनू भी एक जंप में ही ऊपर दीवार पर चढ़ गया। तब मैंने दीवार के उस पार की जगह को ठीक से देखा। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बीच बीच में कहीं कहीं लाइट और थोड़ी बहुत रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन वो तकरीबन 4 या 5 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा इलाका था, एकदम शांत और सुनसान। अंदर थोड़े से पेड़ भी थे, पर नाम के लिए थे। रोहन वहां से नीचे उतर गया, पर मैं अब भी उस जगह को देख रहा था। तभी रोहन ने कहा, हर एक डर मत, ये बीपीटी का कंपाउंड है। तो मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। सोनू ने आगे कहा, अरे ये मुंबई स्पोर्ट्स की जगह है। कुछ साल पहले हम सब यहाँ क्रिकेट खेलने आया करते थे, पर रात में यह सब सुनसान हो जाता है। असल में यहाँ के गार्ड्स किसी को यहाँ रुकने नहीं देते। गार्ड्स ज्यादातर यहाँ आते ही नहीं, पर राउंड लगाते हुए दिखाई देते हैं। अगर कोई गलती से उनके हाथ लग गया तो मार मारकर उसकी हालत खराब कर देते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं एक पल के लिए अपनी जगह पर ही रुक गया और मैंने उससे कहा, मतलब तुम मुझे यह मार लगवाने के लिए लाए हैं? तो सोनू ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरी खास जगह है और मुझे इस जगह का कोना कोना पता है। उस वक्त भी मैं उस जगह को ठीक से देख रहा था और देखते देखते ही मेरे मुंह से निकल गया, और कुछ भी बोल आर पर हॉरर फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। सोनू ने भी मेरी हां में हां मिलाई तो सही। कुछ 40-50 कदम चलने के बाद हम दोनों वहीं कुछ पेड़ों के बीच जाकर बैठ गए। वहां बैठकर हमें एकदम शांत और ठंडा लग रहा था। खुला मैदान होने की वजह से ठंडी हवाएं बह रही थीं। तभी मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, एक सोनू के हाथ में दी
और एक मैंने सुलगाई सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए ही मैंने कहा, सच में यार, बहुत सुनसान जगह है। अगर कोई अनजान आदमी पहली बार यहां आया तो सच में डर के भाग जाएगा। तो सोनू ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, यहीं पास में ही एक बिल्डिंग है जो कई सालों से बंद है। पता नहीं कितनी पुरानी है, पर यहां के लोग कहते हैं कि मुंबई में हुए दंगों में दंगाइयों ने उस पूरी बिल्डिंग को जला दिया था। उसे देखेगा तो पागल हो जाएगा, एकदम खतरनाक। मैंने उसका हाथ खींचते कहा, अच्छा तो चलो देखते हैं। सोनू ने कहा, अबे रुक, सिगरेट तो खत्म होने दे। जो लोग यहां आग लगाने आए थे ना, उन्होंने सिर्फ वहां आग ही नहीं लगाई थी, बल्कि लोग अपने घरों में ही अटके रहे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा घरों को बाहर से बंद भी कर दिया था। जब कुछ लोग घरों को बाहर से बंद कर रहे थे, तभी कुछ लोग बिल्डिंग को जला रहे थे। आग लगते ही कुछ लोग दरवाजा तोड़कर बाहर निकले और जो कमजोर थे, मासूम थे, वहीं अंदर फंस गए। कुछ दम घुटने की वजह से मरे तो कुछ जलकर राख हो गए। ठीक से पता नहीं कितनी जाने गई थी, पर सुना है कि लोग जब वहां से गुजरते हैं तो उन्हें आज भी कभी कभी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी की चीखें तो कभी किसी की पुकार सुनाई पड़ती है। और ऐसा कहते कहते सिगरेट खत्म होती सोनू तेजी से उठकर कहीं भागने लगा। मैं समझ गया कि उसे लगा होगा कि उसकी बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा। मैंने भी सिगरेट को वहीं फेंक दिया और उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। कुछ ही मिनट में हम दोनों एक बार फिर एक बड़ी सी दीवार के सामने खड़े थे। मैंने हाँफते हुए पूछा, है क्या हुआ, यहां क्यों रुक गए? सोनू अपने अंदर सांस भरते हुए बोला, है कि ये जो बड़ी सी दीवार है ना, पहले इसे पार करके उस तरफ जाना होगा। उसकी यह बात सुनकर मैं पहले जैसे ही पूर्ति से ऊपर चढ़ने ही वाला था कि सोनू ने झट से मुझे पीछे खींच लिया। बोला, अबे रुक, थोड़ा शांति से काम ले सोनू। कुछ 2-3 मिनट एकदम शांत खड़ा रहा। उसने अपने आप को एकदम शांत किया और फिर कहा, और हमें संभल कर चढ़ना होगा, ऊपर कांच हो सकते हैं। तो मैंने उससे कहा, तुझे कैसे पता? सोनू ने मुझे पीछे कर दिया और बोला, मेरा बचपन गुजरा है, या यहीं आसपास हम क्रिकेट खेला करते थे, तो बस पता है आज भी कुछ पुराने कांच भी होंगे, उनसे भी संभल कर रहना पड़ेगा। तो सोनू ने मुझे अपने कंधे के ऊपर खड़े होकर उस दीवार को चेक करने को कहा। मैंने हल्के हाथों से चेक किया, कहीं कुछ कांच जैसा नहीं लगा और मैं वैसे ही जोर लगाकर ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने की कोशिश में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में घुस गया और मैं जोर से चिल्लाया। सोनू ने पूछा, क्या हुआ? मैंने हाथ को पकड़कर कहा, कुछ नहीं, शायद कांच का टुकड़ा घुस गया। मैंने सोनू को दूसरा हाथ दिया और उसे भी ऊपर खींच लिया और अब हम दोनों दीवार की उस तरफ देख रहे थे। तब सोनू ने कहा, अच्छा सुन, अब ये जो सामने दिखाई दे रही है ना, यही वो बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा है, हमें घूमकर आगे की ओर जाना होगा। इतना कहकर सबसे पहले मैं दीवार से नीचे कूद गया। उस रात पूरा चांद तो नहीं था, पर हां, चांद की थोड़ी बहुत रोशनी थी, जिसकी वजह से हमें बाहर का कुछ कुछ नजर आ रहा था। जैसे ही मैं नीचे उतरा, तभी सोनू ने मुझसे कहा, अबे वो देख, वहां कोई है। वहां खिड़की में मैंने सोनू की पेंट पकड़कर लगभग उसे नीचे खींचते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं सोनू, जब से मैं यहां इस जगह पर आया हूं ना, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, पर मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूं। तो सोनू फिर वही कहने लगा, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने उसकी कॉलर को पकड़कर खींचते कहा, अब चल, ज्यादा नाटक मत कर। और हम दोनों उस बिल्डिंग के सामने की ओर चले गए। सामने जाकर देखा तो बिल्डिंग के मैन गेट पर दीवार बनाकर बंद कर दिया गया था। तब सोनू ने कहा, चल अब वह वापस चलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि अरे नहीं, अभी तो सिर्फ बाहर से देखा है, लोकेशन अंदर से भी तो देखना पड़ेगा ना। सोनू ने तब मुझे जोर से पीछे खींचा और बोला, अब मैं अंदर नहीं आने वाला। तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सोनू सच में थोड़ा डरा हुआ है, पर वो मेरे सामने अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता था। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ते ही कहा, बहुत डरपोक है यार तू, मैं हूं ना, तेरे साथ चल, दूसरी किसी जगह से अंदर जाते हैं। इतना कहते ही मुझे ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सामने ही कमरे की खिड़की टूटी हुई दिखाई दे रही थी। बारिश की वजह से खिड़की दरवाजों की सारी लकड़ियां सब सड़ चुकी थीं, टूट चुकी थीं। मैंने वहीं एक कमरे की खिड़की के पास एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दिया और उस पर पैर रखकर मैं सीधा उस कमरे के अंदर चला गया। सोनू अब भी बाहर खड़ा था। तो मैंने कहा, अरे अब भी डर लग रहा है, देख मैं अंदर हूं। अब वो एकदम चुपचाप बाहर खड़ा था, वो सच में डरा हुआ था। मैंने उसे हाथ देकर जबरदस्ती अंदर आने को कहा। वो अंदर आ तो गया, पर उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पसीने छूटने लगे थे। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर कांप रहा हो। सबसे पहले तो मैंने लाइटर जलाकर उस कमरे का निरीक्षण किया। उस जगह को निहारते हुए मैंने कहा, सच में यार सोनू, बहुत ही बढ़िया जगह है। शूटिंग करने के लिए ही जला हुआ मकान, काला जला फर्नीचर, काली दीवारें, सब टूटा फूटा और बिखरा हुआ। इससे अच्छी जगह तो नहीं सकती किसी हॉरर फिल्म को शूट करने के लिए।
तभी हम दोनों को बाहर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही सोनू के हाथ पांव कांपने लगे। सोनू कांपते हुआ बोला, मैंने ये पहले कहा था कि यहां कुछ लोगों के रोने की आवाजें आती हैं, बूढ़े बच्चों की चीख पुकार सुनाई देती है। तो मैंने उसे शांत करके कहा, यह तो बस किसी लकड़ी के गिरने की आवाज लगती है। हम आसपास के मकान देखते हुए उस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर चले गए और सोनू अब भी डरा हुआ था और बार बार मुझे वापस चलने को कह रहा था और मैं हर बार उसे यही कहता, अरे हाँ बस 2 मिनट, एक ये आखिरी कमरा। आखिरकार उसने मुझे चाचा की धमकी दी तो मैं वापस नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। हम पीछे मुड़े ही थे कि सोनू ने झट से मेरे हाथ को पकड़कर जोर से खींचा और मोहित रुक। उस वक्त वहां कोई है? उसकी सांस डर के मारे बहुत तेज हो चली थी। मैंने उसे आराम से पूछा, कहां? अब वो वहां उस आखिरी कमरे के कोने में, अच्छा चलकर देखते हैं। सोनू तब बुरी तरह से कांप रहा था और वो मुझे पीछे खींचने लगा। देख देख, वो जो कुछ भी है मुझे नहीं देखना है, तुम बस नीचे चलो। लेकिन मैं फिर भी लाइटर को आगे पकड़ते हुए उस आगे कमरे की ओर जाने लगा। पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। शायद मैं बस उसे दिखाना चाहता था कि मैं तुझसे अच्छा डायरेक्टर बन सकता हूं। सोनू तब बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी शर्ट को पकड़कर मेरे पीछे पीछे घिसटता हुआ आ रहा था। प्लीज प्लीज यार, प्लीज वापस चलो। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो आगे का नजारा देख एक पल के लिए मुझे झटका सा लगा। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी हुई थी, कुछ 10 या 11 साल की लड़की। उस लड़की को देख मुझे थोड़ा सा डर जरूर लगा, पर वो लड़की तब रो रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके पास जाने लगा। सोनू गुस्से और डर भरी आवाज के साथ मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, चल चलते हैं यहां से। तो मैंने भी उसे कहा, अबे छोटी लड़की ही तो है, यहां फंस गई होगी, उसे बचाने के बजाय तो भाग जाएगा। तो सोनू ने फिर मुझे खींचकर कहा, देख, इस बिल्डिंग के बारे में मैंने जो भी सुना है ना, उस हिसाब से इस वक्त इस लड़की को यहां नहीं होना चाहिए। और अगर ये इस वक्त यहां है तो ये जरूर कोई लड़की नहीं है, कोई भूत है। तो मैंने भी सोनू को कहा कि उस छोटी लड़की से किया डरना। और इतना कहकर मैं पीछे पलटा ही था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, दादा दादा मनुवाद से, हाय हाय मनुवाद, सब दादा ही। उस लड़की के कहने का मतलब था, भैया मुझे बचाओ, मां मुझे बचाओ। तो मैंने चिल्लाकर सोनू से कहा, देखो लड़की सहमी हुई है, डरी हुई है, किसी को पुकार रही है। वो लड़की अपने बदन को सिकुड़कर बैठी हुई थी। मैं धीरे से उसके पास चला गया, लेकिन 2 कदम दूर खड़े होकर ही मैंने उसे आवाज दी, क्या हुआ बेटा, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें यहां से लेकर जाएंगे। मेरे सामने बैठी वो लड़की पलक झपकते ही उठ गई और उसने एक झटके में ही मेरी हाथ की कलाई को पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ को पकड़ते ही मेरा हाथ एकदम से गर्म होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर से हजारों बिजलियां दौड़ रही हों। मेरे कान गर्म होने लगे थे, आंखें खून से भर गई थीं, सांस तेज हो गई थी। हाथों और पैरों में जरा भी ताकत नहीं थी कि मैं वहां से चल सकूं। मैं बस किसी पुतले की तरह एक जगह पर खड़ा था। सोनू मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास का सब मंजर मेरे चारों तरफ घूमने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और दिमाग में बस कई सारी आवाजें गूंज रही थीं। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा जला हुआ था। हाँ, आंखें सफेद थीं। मैं सब देख पा रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था कि वो सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब अचानक से मुझे जैसे जोर का झटका सा लगा और मैं जोर से पीछे गिर पड़ा। मैं उसे देख पा रहा था, वो लड़की मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ऐसे चल रहा था जैसे मैं किसी नशे में था। सब दरवाजा बाहर से बंद थे और धाड़ धड़ बज रहे थे। कई सारे लोग खुले में खड़ेड़े थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे। कई बच्चों और बूढ़ों की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। पता नहीं कैसे, पर वो लड़की उस कमरे की चौखट में ही रुक गई। मैं गिरते लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब मुझे ठीक से होश आया तो मैं उस दीवार के पास लेटा हुआ था और सोनू मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ सोनू, तू रो क्यों रहा है? सोनू ने बस इतना ही कहा, तू पहले यहां से चल, फिर बताता हूं। किसी तरह हमने उस दीवार को पार कर लिया और हम दोनों भी वहां से बाहर निकल गए। तब तक मुझे अच्छा खासा होश आ चुका था और वहां मेरे साथ जो भी हुआ था वो सब मुझे याद आने लगा था। वो लड़की, वो बूढ़े, वो बच्चे, उनकी वो आवाजें, चीखें, सब कुछ मेरे कानों में अब भी गूंज रहा था। पर सोनू वहां से कैसे बाहर निकला पता नहीं। हम दोनों सबसे पहले घर चले गए। हमने एक दूसरे को शांत किया। तब सोनू ने मुझे बताया कि उस लड़की को और मेरी हालत को देख वो इतना डर गया था कि उसने बिना कुछ सोचे ही उस मंजिल से छलांग लगा दी थी। उसके पैर में बहुत चोट आई थी, पर उसे किसी भी तरह वहां से बस बाहर निकलना था और इसीलिए वो बस मेरे होश में आने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं वो क्या था, पर जिसे हम भूत कहते हैं, कभी कभी वो किसी का खौफनाक दर्द भी हो सकता है।
मैंने पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इस एक घटना ने मुझे इन सब बातों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।